स्टार्ट करते हैं गाइडलाइन के चैप्टर 52 की पार्ट 3 की वीडियो को। यहाँ से पहले फिक्सेशन को हम पार्ट 2 की वीडियो में देख चुके हैं, इसे आगे स्टार्ट करते हैं। पहले उन्होंने बताया जनाब सुपीरियर कॉलिकुलस का एक फंक्शन यहाँ पे बताया हुआ है। बेसिकली सुपीरियर कॉलिकुलस आपकी आइज को मूव करवाता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टर्बेंसेस। यानी कि आपको मिसाल के तौर पे फील हुआ है कि यार यहाँ पे साइड पे कोई अचानक तेज गाड़ी आ रही है तो फौरन इंसान की आइज उस तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, जब कोई डिस्टर्बेंस जब आपको कहीं भी लगता है आपकी फील्ड ऑफ विजन में, ऑल्दो देख आप सामने की तरफ रहे हो लेकिन कोई राइट साइड पे आपको फील हुआ है या लेफ्ट साइड पे आपको फील हुआ है कि यार यहाँ पे कोई चीज़ है जिस पर गौर करना चाहिए, तो आपकी आंखें फौरन उस तरफ चली जाती है। ठीक है, इवन इनवॉलंटरी उस तरफ चली जाती है। तो इसमें आपके सुपीरियर कॉलिकुलस का रोल है। किस तरह से? देखो, हमारा ये ख्याल है कि जो आई से आपके सिग्नल जाना सुपीरियर कॉलिकुलस तक, उसकी सुपीरियर कॉलिकुलस में प्रॉपर एक मैपिंग हुई हुई है। वहाँ पे एक प्रॉपर टोपोग्राफिकल मैपिंग है। जिस तरह आपको याद होगा ब्रेन में मैपिंग होती है ना, आपको जो विजुअल कॉर्टेक्स था उसमें हमने कहा था कि रेटिना के जो ऊपर वाले पोर्शन से आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे वाले पोर्शन से नीचे की तरफ जाते हैं। रेटिना के सेंटर से जो फाइबर जो सिग्नल आते हैं वो यहाँ पे होते हैं, रेटिना के पेरिफेरी में, फिर इस तरह। यानी ब्रेन में रेटिना के एरियाज के हिसाब से ब्रेन में एरियाज थे। तो ब्रेन में जो भी एरिया स्टिमुलेट होता है हमें पता चलता है रेटिना का फलाना एरिया स्टिमुलेट हुआ है, इसके बारे में ये चीज़ फलानी जगह पड़ी हुई है। तो वेरी सिमिलरली थोड़ी बहुत यहाँ पे भी इस तरह की मैपिंग मौजूद होती है, सुपीरियर कॉलिकुलस में मैपिंग मौजूद होती है। इसके बाद जब सिग्नल्स आते हैं तो इसको पता चल जाता है कि रेटिना के कौन से पोर्शन से सिग्नल्स आ रहे हैं। यानी इसको पता चल जाता है कि जो भी डिस्टर्बेंस है ये किस साइड पे है, ताकि आप अपनी आंखें उसी साइड पे मूव करें। ऑल्दो इसकी मैपिंग उतनी एक्यूरेट नहीं होती जितनी वहाँ पे थी, क्योंकि आपने बस ये पता होना चाहिए कि मैंने राइट साइड पे देखना है। इतना कोई एग्जैक्ट किस जगह पे हुआ है या आपको ना भी पता हो, बस कोई चीज़ यहाँ पे अगर आपको एक बहुत बड़ी चीज़ फील हुई है, कोई भागती हुई चीज़ फील हुई है, कोई इस तरह कोई जिस तरह मिसाल के तौर पे ये भेड़ होता है या कोई इस तरह कोई चीज़ काटने वाली है, वो आपको फील होती है, फ़ौरन आंखें उस तरफ चली जाती है। टर्नों की बात। अच्छा, सुपीरियर कॉलिकुलस के पास ना सिर्फ यहाँ आई से सिग्नल आ रहे होते हैं, बल्कि इसके पास और हमने देखा कि सोमैटिक सेंसेशंस भी आ रही हैं और हेयरिंग से भी सिग्नल्स आ रहे हैं, ईयर्स से भी सिग्नल्स आ रहे हैं। इसी वजह से जब किसी तरफ धमाके की आवाज़ सुनते हैं आप उस तरफ देखते हैं, या आपको फील हो कि आपके पाँव पे कोई सांप रेंग रहा है तो आप फौरन उस तरफ देखते हैं। ठीक है, तो सोमैटिक सेंसेशन हो गई, ईयर से सेंसेशन हो गई, आई से सेंसेशन हो गई, ये सारे सुपीरियर कॉलिकुलस में जाते हैं और सुपीरियर कॉलिकुलस फौरी तौर पर आइज की मूवमेंट उस तरफ करवा देता है। डन होगी बात। आई से हमारा ख्याल है कि ये जो एम फाइबर्स है ना, ये सिग्नल्स लेके आते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस तक, क्योंकि एम फाइबर्स बहुत रैपिडली सिग्नल्स को लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, तो एम फाइबर्स आपको याद होगा 51 में हमने एंड में पढ़े थे, एम गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ रेटिनल सेल्स। तो एम फाइबर्स हमारा ख्याल है सुपीरियर कॉलिकुलस तक सिग्नल्स को लाते हैं ताकि बहुत रैपिडली हम चीज़ों को देख सके, बेहतर कर सके। उसके अलावा ना सिर्फ सुपीरियर कॉलिकुलस आपकी आइज़ को उस तरफ मूव करवाता है, बल्कि सुपीरियर कॉलिकुलस के सिग्नल्स ना दूसरी जगहों तक भी जाते हैं। यानी कि ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस की मदद से ब्रेन के दूसरे एरिया से भी रब्ता करता है। ठीक है, ये इवन हेड को भी मूव करवाता है, हेड के अलावा इवन बॉडी को भी मूव करवाता है। तो आपको पता है, अगर वैसे इमेजिन करें कि राइट साइड पे कोई अगर बहुत बड़े पटाखे के धमाके के बाद है तो सिर्फ ये नहीं कि आपके आईबॉल्स मूव कर देंगे, बल्कि अचानक आपका सर भी उस तरफ मूव करता है। ठीक है, पीछे से कोई चीज़ आपको मूवमेंट इस तरह की फील हो तो आप इस आंख को चीख की आवाज़ है आपको, तो आंखें भी मूव करती हैं, सर भी मूव करता है, बल्कि आप घूम भी जाते हैं, चेस्ट भी मूव करता है। ठीक है, तो ये सारी जो मूवमेंट्स हैं ये आपको सुपीरियर कॉलिकुलस कर रहा है। सुपीरियर कॉलिकुलस हेयरिंग से भी सिग्नल्स ले रहा है, सोमैटिक सेंसेशन से भी सिग्नल्स ले रहा है और आई से भी सिग्नल्स ले रहा है, और उसके मुताबिक आपकी आइज़ को भी मूव करवा रहा है, आपके हेड को भी मूव करवा रहा है और आपकी बॉडी को भी मूव करवा रहा है। ये है सुपीरियर कॉलिकुलस का यहाँ पे जो फंक्शन उन्होंने बताया हुआ है। डन होगी बात। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्यूजन ऑफ द विजुअल इमेजेस फ्रॉम द टू आइज। दो आंखें हैं, दोनों अलग अलग इमेजेस देख रही हैं, लेकिन आपकी आंख में एक ही इमेज बन रही होती है। क्यों? क्योंकि दोनों आंखों से आने वाले इमेज को आपका ब्रेन एक कर लेता है। आपको ये बात पता है, हम इस चैप्टर के पार्ट 1 की वीडियो में पढ़ चुके हुए हैं कि आइज़ के मतलब दोनों आइज से जो इमेजेस आ रही हैं ना, वो आपके ब्रेन में सेपरेट जगहों पे आती हैं, लेकिन आपका ब्रेन उनको मिला लेता है। मिसाल के तौर पे ये दो आइज़ का रेटिना है। ठीक है, दोनों आइज़ की रेटिना पे बिल्कुल सेम जगह पे इमेज बन रही है, बिल्कुल सेम जगह पे। सही है बात। लेकिन ब्रेन में चूँकि ये एक आई है, ये दूसरी आई है, तो एक आई के लिए कोई और जगह होगी, दूसरी आई के लिए कोई और जगह होगी। ऑल्दो बिल्कुल करीब करीब ही होगी ये जगह, लेकिन आपको याद होगा हमने ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। जब यहाँ पे हमने कॉर्टेक्स में लेयर्स को डिस्कस किया था, हमने बताया था कि जनाब राइट आई के लिए एरिया होता है, फिर लेफ्ट आई के लिए एरिया होता है, फिर राइट आई के लिए, और यहाँ पे बताया था राइट आई के लिए एरिया होता है, फिर लेफ्ट आई के लिए एरिया होता है, और ब्रेन इन दोनों आइज़ के एरियाज को आपस में कंपेयर कर लेता है। ठीक, कंपेयर करके ब्रेन कहता है कि यार एक जैसी इमेज बननी चाहिए। मिसाल के तौर पे रेटिना के इस पोर्शन में, ये दोनों रेटिना के पोर्शन हो गए। ठीक है, मैं कोई इमेज देख रहा हूँ, इस पोर्शन में मुझे गाड़ी नज़र आ रही है, इस पोर्शन में बादल नज़र आ रहा है। तो रेटिना कहता है यार यहाँ पे गाड़ी की इमेज आ रही है, यहाँ पे बादल की इमेज आ रही है, तो गड़बड़ वाली बात है। ये रेटिना के दोनों सेम पोर्शन है, दोनों पे एक ही इमेज आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे रेटिना इंटरफेरेंस एक्साइटेशन करवाता है और दोनों आइज़ को एक ही तरफ फोकस करवाता है ताकि दोनों में ही बादल नज़र आए। गुड होगी बात। ठीक है बात। मैं एक दफ़ा इसको सिंपल वर्ड्स में रिपीट कर देता हूँ
ब्रेन के पास दोनों आई से इंफॉर्मेशन जा रही होती है और वो चेक करता है कि क्या दोनों आई से सिमिलर इमेज आ रही है। अगर ना आ रही हो तो वो सिमिलर कर देता है, यानी दोनों आई की डायरेक्शन एक की तरफ कर देता है। ये हो गई हमारे पास फ्यूजन ऑफ द इमेजेस, या हम कहते हैं कि दोनों इमेजेस आर इन रजिस्टर विद ईच अदर। ठीक है, दोनों इमेजेस एक तरफ हो गई हुई हैं। ओके बात। अगर कोई थोड़ी बहुत एक आई मूव करती है तो ये दूसरी आई को भी मूव कर देगा ब्रेन और कहेगा यार दोनों आंखों से एक जैसा इमेज आना चाहिए। गुड हो गई बात। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ स्टीरियोप्सिस। स्टीरियोप्सिस को चैप्टर में 50 में डिस्कस कर चुके हुए हैं। मैं जरा एक ब्रीफ रिवीजन कर देता हूँ। वहाँ पे हमने ये कहा था कि किसी भी चीज़ की डिस्टेंस को देखने के लिए हम स्टीरियोप्सिस को यूज़ करते हैं, यानी कि हम देखते हैं दोनों आंखें उस चीज़ को कितना डिफरेंटली देख रहे हैं। अगर कोई चीज़ बहुत करीब हो ना तो आपकी राइट आई और लेफ्ट आई उसको काफ़ी डिफरेंटली देखती है। आप चाहे चेक कर लें, अपने यहाँ पे हाथ रखें या कोई पॉइंटर रखें, ठीक है, पहले राइट आई पे पहले राइट आई पे हाथ रख के देखिए, फिर लेफ्ट आई पे हाथ रख के देखिए, आप देखेंगे कि आपको ज़रा फ़र्क एंगल्स नजर आएंगे। ठीक है बात। वे अगर कोई चीज़ बहुत दूर पड़ी हुई है तो आपको राइट आई और लेफ्ट आई दोनों से सिमिलर चीज़ नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि जितनी चीज़ करीब होती है उस चीज़ का इमेज राइट और लेफ्ट आई में उतना ही डिफरेंट होता है। दोनों के बाद जिस तरह देखो ना यार, एक चीज़ बहुत दूर पड़ी हुई है तो उसका इमेज दोनों आइज़ के तकरीबन सेंटर में बन रहा है, ठीक। और अगर एक चीज़ करीब पड़ी हुई है तो एक आई के उस तरफ है और एक आई के इस तरफ है, यानी दोनों आई पर डिफरेंट जगहों पे वो लैंड कर रही है। तो इस मैकेनिज्म से हम चीज़ों के डिस्टेंसेस को फाइंड कर लेते हैं। इस चीज़ को रखते हैं स्टीरियोप्सिस। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है जिससे हम चीज़ों के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? हम देखते हैं दोनों आई में उसकी इमेज कितनी डिफरेंट है। डन होगी बात। ये वो चीज़ थी जो कि हम चैप्टर 50 में पढ़ चुके हुए हैं। फिर स्टीरियोप्सिस का मैकेनिज्म क्या है? द न्यूरोनल सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ स्टीरियोप्सिस, वो यहाँ पे बताया हुआ चैप्टर 50, वो चैप्टर नंबर 50 में नहीं था। वो न्यूरोनल सेलुलर मैकेनिज्म इसका हमने पहले नहीं पढ़ा था, तो वो हम अब डिस्कस करने लगे हैं कि आपका जो स्टीरियोप्सिस है इसका न्यूरोनल सेलुलर मैकेनिज्म क्या है। बेसिकली देखो बात ये होती है, इस केस में जो इमेजेस हैं वो बहुत मतलब दोनों के तकरीबन सेंटर में बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पाथवे होगा जो कहेगा यार आप लोग तकरीबन 1 डिग्री दूर हो ना एक दूसरे से। मिसाल के तौर पे वो पाथवे कहता है कि यार मैं आप लोगों को कंबाइन करके ले जाऊंगा, मैं आपको ले जाता हूँ और ब्रेन में आपकी एक ही जगह इमेज बनवा दूंगा। हम कहेंगे थैंक यू वेरी मच भाई पाथवे, आपका नाम है पाथवे ए। ठीक है बात। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इमेजेस है वो बहुत दूर दूर बन रही है रेटिना में। यहाँ भी ये हीरो किस्म का पाथवे है, वो कहता है ओए होए 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 यहाँ तो बहुत बड़ा मसला है भाईजान, आपकी इमेजेस बहुत दूर दूर बन रही हैं, लेकिन मेरा काम इतने दूर को ही करीब ले जाना है तो मैं आपको करीब ले जाता हूँ। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा अच्छा पाथवे निकला। इस पाथवे का नाम है पाथवे नंबर बी। ठीक है बात। अब पाथवे नंबर बी बहुत दूर दूर ऑब्जेक्ट्स को करीब ले आता है, बहुत दूर दूर इमेजेस को करीब ले आता है, मतलब उनके सिग्नल्स को करीब ले जाता है। इसका मतलब है कि जो पाथवे बी है ये नियर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए और जो पाथवे ए है वो फार प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए। इसी तरह मिसाल के तौर पे एक और पाथवे जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का बनाया हुआ है, ये है हमारे पास पाथवे सी। ये कहता है कि यार अगर दो इमेजेस इतनी दूर बन रही हुई ना तो मैं उनको लेके जाऊँगा। सही के बाद अब ब्रेन सिर्फ ये देखता है कि इमेजेस जो एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कौन से पाथवे से आ रही है। अगर पाथवे ए से आ रही है तो हम कह रहे हैं इसका मतलब है इमेजेस करीब करीब ही बन रही होंगी, ऑब्जेक्ट दूर है। अगर पाथवे बी से आ रही है तो हम कहेंगे इसका मतलब है कि इमेजेस काफ़ी दूर दूर बन रही हैं, ऑब्जेक्ट करीब है। सही होगी बात। अगर पाथवे सी से आ रहा है हमें पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। तो कौन से पाथवे से आ रहा है इससे हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। हमारे पास मुख्तलिफ पाथवे होते हैं, कोई पाथवे 2 मीटर दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए है, कोई पाथवे 25 मीटर दूर ऑब्जेक्ट्स के लिए है। हम बस चेक करते हैं कौन से पाथवे से इस ऑब्जेक्ट की इमेज आ रही है, हमें पता चल जाता है कि क्या इसका डिस्टेंस होगा। ये हमारे पास स्टीरियोप्सिस का न्यूरोनल सेलुलर मैकेनिज्म है। डन की बात। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्ट्रैबिस्मस, जिसको स्क्विंट आइज भी कहते हैं, भेंगापन भी कहते हैं। क्या है, आपके दोनों आईबॉल्स एक जगह पे फोकस ही नहीं कर पा रहे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रैबिस्मस हो सकता है, टॉर्जनल स्ट्रैबिस्मस हो सकता है, वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा है वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस, एक सीधा देख रही है आंख, एक ऊपर देख रही है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रैबिस्मस है, एक जरा इस तरफ देख रही है और एक उस तरफ को देख रही है। डन की बात। स्ट्रैबिस्मस में बेसिकली हुआ क्या है, वो कह रहे हैं यंग चिल्ड्रंस बेसिकली वो ना एक चीज़ पे दोनों आंखें फोकस ही नहीं कर पा रही। या तो ये हुआ है कि एक आंख फिक्सेट हो गई है, फोकस कर रही है और दूसरी आंख कहीं और देख रही है, या फिर ये होता है कि दोनों आंखें देख तो लेती हैं एक जगह पे लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं देख पाती। पहले राइट आंख को देख रही थी, अब राइट आंख ने देखना छोड़ दिया, लेफ्ट आंख देख रही है, दोनों आंखें साइमल्टेनियसली एक ही चीज़ को फोकस नहीं कर पा रही। डन की बात। अच्छा, ऐसे केस में जाहिर बात है अब आप सोचेंगे कि यार अगर एक मतलब स्क्विंट बंदा है, उसका एक आई बॉल इधर है एक आई बॉल इधर है, तो क्या ये बहुत ज़्यादा देख सकता है? क्या इसका फील्ड ऑफ विजन आम इंसान से बहुत ज़्यादा होगा? ऐसी बात नहीं है। ये नहीं है कि ये एक वक्त में दो चीज़ें इधर भी देख लेगा उधर भी देख लेगा। एक साइड इसकी सही काम करेगी, दूसरी साइड जो है वो सप्रेस हो जाती है। ठीक है, जब एक आंख सही से काम कर रही हो दूसरी आंख सप्रेस हो जाती है। डन। या तो अल्टरनेट करती हैं आईज कि लेफ्ट आई देख लेगी तो राइट आई नहीं देखेगी, राइट आई देख लेगी तो लेफ्ट आई नहीं देखेगी, और या एक आंख को पक्का पक्का हम कहते हैं भाईजान आपका इतना आई एम सॉरी टू से काम नहीं है तो आपको प्रॉपर्ली डेवलप हम नहीं करते, हम दूसरी आंख के साथ काम कर लेते हैं।
अच्छा फिर हमने एक और चीज़ देखी यार, एक पेशेंट था मिसाल के तौर पे, उसकी जो राइट आई है वो डोमिनेंट थी, वो सही काम कर रही थी, लेफ्ट आई प्रॉपर सही काम नहीं कर रही थी, ठीक है। कुछ अरसे बाद उसकी राइट आई हो गई ब्लाइंड, फारे ख़त्म। इसकी जो लेफ़्ट आई है अब इसको ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी लेफ़्ट आई कभी भी उतना क्लियर विजन नहीं ले पाती। इसका मतलब ये है कि बचपन में जब उसकी वो डेवलपमेंट होती रही है तो ये वाली आँख ही डेवलप अच्छे तरीके से हुई है, ये वाली आँख सही से डेवलप ही नहीं हुई, ठीक है। तो विजुअल एक्विटी इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो आँख प्रॉपर यूज़ हो रही थी उसके पीछे का नर्वस सिस्टम प्रॉपर डेवलप हुआ था, इसका प्रॉपर नर्वस सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ, ठीक है बात। तो ये जो एक आंख ब्लाइंड हुई है और दूसरी आंख फिर कभी प्रॉपर सही काम कर ही नहीं सकी। पहले तो हमें चाहिए नहीं थी ना, क्योंकि ये आंख सही काम कर रही थी, हमें चाहिए ही नहीं थी, लेकिन अब चाहिए तो भी ये सही काम नहीं कर रही। तो इससे पता ये चला कि ये जो आंख होती है इसके पीछे नर्वस सिस्टम की प्रॉपर डेवलपमेंट होनी होती है, जो कि एज के बढ़ने के साथ मतलब डेवलपमेंटल स्टेज पे हो रही होती है। डाउन के बाद यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपकी दूर पड़ी हुई है या करीब पड़ी हुई है तो आपकी आंख उसके हिसाब से अकोमोडेट कर लेती है। ये क्या मैकेनिज्म है बेसिकली, आपके पास ऑटोनॉमिक इनोवेशन होती है आइज़ की, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आपके आइज़ को इनोवेट कर रहे होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आपके आइज़ को इनोवेट कर रहे होते हैं। खासतौर पर आइज़ के जो सीलियरी मसल्स होते हैं जो कि लेंस को मोटा या पतला करने में रोल प्ले करते हैं, लेंस को कन्वेक्स या कनकेव करने में रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक इनोवेशन किस तरह से होती है। बेसिकली यहाँ पे क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है जिसको कहते हैं एडिंगर वेस्पल न्यूक्लियस। ये एडिंगर वेस्पल न्यूक्लियस जो है वो आप देख सकते हैं ये सिग्नल्स देके जा रहा होता है। क्रेनियल नर्व 3 यहाँ से सिग्नल्स लेके जाती है, प्री गैंग्लियोनिक सिग्नल्स, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक सिग्नल्स जाते हैं और पहुंचते हैं सीलियरी गैंग्लियन में। यहाँ पे सिनैप्स कर गए, सीलियरी गैंग्लियन से आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिग्नल्स जाते हैं, क्योंकि मैं इसको जूम कर देता हूँ। हाँ जी, सीलियरी गैंग्लियन से आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जाते हैं और वो आपके सीलियरी मसल वगैरह को या जिसको भी सप्लाई कर रही होती है। तो ये हो गई हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, ठीक है। ये किसको सप्लाई कर रहे होते हैं, ये स्फिंक्टर ऑफ द आइरिस को सप्लाई कर रहे होते हैं ताकि अगर आपने प्यूपल डायलेट करना हो या प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करना हो तो भी काम हो सके, और दूसरा सीलियरी मसल को भी इनोवेट कर रहे होते हैं ताकि आपने अगर लेंस को मोटा पतला करना हो तो वो भी काम हो सके। तो क्या क्या दो काम करे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, प्यूपल की डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन, और सीलियरी मसल्स को एक्टिवेट या इनएक्टिव करना ताकि लेंस को मोटा या पतला किया जा सके, दो काम का। ये तो अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखिएगा, वो आपके पास यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से मतलब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर खास तौर पर उन्होंने कहा है इंटरमीडिएट लेटरल हॉर्न सेल ऑफ फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आ गया वो जो आपके सिंपैथेटिक चेन होती है उसमें, ठीक है। सिंपैथेटिक चेन में होते हुए सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन पे इसने वो मतलब सिनैप्स किया, और यहाँ से आगे आगे आपके पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स सीलियरी गैंग्लियन से आगे आए थे, यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से आगे आ गए। ऑलराइट, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं और वो आपके कैरोटिड आर्टरी के इर्द गिर्द पूरा प्लेक्सस फॉर्म करते हैं जिसको हम सिंपैथेटिक प्लेक्सस कह रहे होते हैं। यहाँ से इस प्लेक्सस से फिर आपके पास नर्व निकल रही होती है जो कि इनर्वेट कर रही होती है जाके वो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को और आपके आइरिस को और इन सारी चीज़ों को इसने भी जाके इनर्वेट कर लेना है। गुड हो गई बात समझ में आ गई। ये तो हमने देख ली पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक इनर्वेशन, ये इनोवेशन में क्लियर होगी। अब थोड़ा सा आगे मजीद हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कंट्रोल ऑफ अकोमोडेशन। एक बात तो आपको पता है कि जब भी आप कोई करीब चीज़ देखो दूर चीज़ देखो आपकी आंख फौरी तौर पे अकोमोडेट कर लेती है और हम उसको फोकस कर लेते हैं, ठीक है। यार इस तरह मोबाइल की भी कैमरे की अकोमोडेशन होती है। कभी आप गौर करो ना, मोबाइल का कैमरा खोलो और एक करीब हाथ रख लो, आप देखना वो हाथ फोकस हो जाएगा, ठीक है। फिर अचानक हाथ हटा लो तो थोड़ी देर के लिए ब्लर इमेज होगी, लेकिन मोबाइल फिर उसको प्रोसेस करता है और वो उसको क्लैरिफाई कर लेता है, ठीक है। यही काम आपकी आइज़ का भी होता है। जब आप करीब की बिल्कुल करीब की चीज़ पे गौर कर रहे हो तो दूर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, और जब आप दूर की चीज़ पे गौर कर रहे हो तो करीब आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है आपकी जो आइज़ है वो अकोमोडेट करती हैं। जब कोई चीज़ करीब आती है उसके हिसाब से अपने लेंस को कर लेती है, जब कोई चीज़ दूर जाती है उसके हिसाब से अपने लेंस को कर लेती हैं, ठीक है। तो बात कैसे करती हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नई वाली। यहाँ पे भी आपके पास दो चीज़ें हैं। पहले तो बात यह है कि आपको पता है जैसे ही इमेज ब्लर होगी फौरी तौर पे आई अकोमोडेट करेगी और इमेज को फोकस कर लेती है। लेकिन दूसरा हमने देखना ही है आई को कैसे पता चलता है कि मुझे मज़ीद कन्वेक्स करने की ज़रूरत है या मज़ीद कनकेव करने की ज़रूरत है। आई को कैसे पता चलता है, ये तो आई को पता चलता है कि इमेज ब्लर बन रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक आँख है, अब उसको ये तो पता चल गया कि इमेज ब्लर बन गई है, लेकिन ये इमेज रेटिना के सामने बन रही है इसलिए ब्लर इमेज बनी है, या फिर इमेज रेटिना के पीछे बनी इसलिए ब्लर बन रही है, इसको क्या पता। अगर यहाँ पे हुआ तो ये लेंस को फ्लैट करेगा, अगर यहाँ पे हुआ तो ज़्यादा कन्वेक्स करेगा, ठीक है। तो यानी कि अकोमोडेशन तो करनी है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा कन्वेक्स करना है कि ज़्यादा कनकेव करना है।
सोचने की बात है ना, कैसे पता चलेगा कि चीज़ करीब गई है कि दूर गई है, कैसे पता चलेगा कि हमने कन्वर्ज ज़्यादा करना है कन्वर्ज कम करना है, यहाँ हुआ तो कन्वर्ज ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ हुआ तो कन्वर्ज कम करना पड़ेगा। तो 3-4 मैकेनिज्म है जिसकी वजह से इसको पता चल जाता है। पहला मैकेनिज्म क्या है, पहली बात ये दरअसल वो ये बता रहे हैं क्रोमैटिक एबरेशंस। असल में ब्लू लाइट की कन्वर्जेंस ज़्यादा होती है, रेड लाइट की कन्वर्जेंस कम होती है। यानी आपकी आँख में जो मुख्तलिफ लाइट की वेवलेंथ आ रही होती हैं, इन मुख्तलिफ वेवलेंथ की कन्वर्जेंस कम ज़्यादा होती है। सही होगी बात, कुछ ज़्यादा कन्वर्ज हो रही है, कुछ थोड़ी कन्वर्ज हो रही है, और बहुत माइन्यूट सा फ़र्क होता है, लेकिन फ़र्क फिर भी होता है। तो यहाँ में देखिएगा, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये आपके पास इमेज आ रही है। अब एक ब्लू और एक रेड लाइट मैंने शो की है। ब्लू लाइट ज़्यादा कन्वर्ज होगी इसलिए उसकी इमेज करीब बन गई, रेड लाइट कम कन्वर्ज है इसलिए उसकी इमेज थोड़ी सी आगे जाके बनी है। ठीक है, तो आपकी जो आई है वो देखती है कि यार चेक करो, ब्लू वाली इमेज ज़्यादा, ब्लू वाली लाइट की ज़्यादा बेहतर इमेज बन रही है कि रेड वाली लाइट की ज़्यादा बेहतर इमेज बन रही है। अब ये चीज़ आपकी सोच में नहीं आई, ये ब्रेन खुद काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप खुद गौर कर रहे होते हैं यार ब्लू बेहतर आ रही है कि रेड बेहतर आ रही है, ये आपको नहीं पता चलता। ठीक है, सब कॉन्शियस में चीज़ें हो रही हैं। हम चेक कर लेते हैं कि ब्लू की इमेज बेहतर बन रही है कि रेड की इमेज बेहतर बन रही है, और इससे हमें पता चल जाता है कि यार जो फोकस है वो आगे चला गया और फोकस पीछे आ गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके पास क्या होती है, देखो आपको पता नहीं एक फोविया होता है। अब जो फोविया होता है ना वो दरमियान में से डीप होता है और यहाँ पे ऊपर होता है। ठीक है, तो यानी कि ज़रा सी बात है, अगर ये दरमियान में डीप और यहाँ पे ऊपर है तो या यहाँ पे ज़्यादा क्लियर इमेज होगी या यहाँ पे ज़्यादा क्लियर इमेज होगी। तो फोविया का सेंटर और फोविया का पेरिफेरी, इन दोनों पे एक जितनी क्लियर इमेज तो नहीं हो सकती ना। हम ये चेक कर लेते हैं, अगर तो यहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा हो तो हम कहेंगे लगता है फोकस रेटिना के पीछे बन रहा है, जो पीछे वाली जगह पर क्लैरिटी ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी हो हम कहेंगे इसका मतलब है जो इमेज है वो आगे बन रही है। ठीक है, तो इमेज आगे बन रही है या पीछे बन रही है, इसको जज करने के लिए पहले हम देखते हैं रेड और ब्लू को कंपेयर कर लेते हैं, दूसरा हम फोविया के मुख्तलिफ रीजन को कंपेयर कर लेते हैं, तीसरा यार बात असल में ये है आपकी आईज़ के वो सिग्नल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे द न्यूरल मैकेनिज्म फॉर कन्वर्जेंस कॉजेज अ साइमल्टेनियस सिग्नल टू स्ट्रेंथन द लेंस ऑफ द आई। ठीक है, जब आपके कोई चीज़ करीब आ रही है आप कन्वर्जेंस के लिए सिग्नल्स भेज रहे हैं, साथ ही सिग्नल्स आपके लेंस को मोटा करने के लिए भी मिल जाते हैं। यानी फौरी तौर पे आपका नर्वस सिस्टम बता देता है कि यार हम करीब की चीज़ देखने लगे हैं, तो आप मोटे लेंस को कह देता है कि आपको थिकन होने की ज़रूरत है। सही होगी बात। तो ये हमें पहले, क्योंकि हमारा ही दिमाग है सारे काम कर रहा है, तो वो थोड़ा सा इसको भी चीटिंग कर बता देता है कि यार मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि करीब आने लगी ये चीज़, कहता है चलो ठीक है मैं कन्वेक्स हो जाता हूँ। सही होगी बात। चौथा मैकेनिज्म यहाँ पे होता है डिग्री ऑफ अकोमोडेशन। हम फौरी तौर पे हम अक्सर करते ही रहते हैं यार, ये सारों का मतलब मकसद क्या था, हमें पता चल सके कि इमेज आगे बन रहा है या इमेज पीछे बन रहा है। अगर ये सारों के बावजूद हमें सीधे पता नहीं भी चल रहा ना तो कोई मसला नहीं, हम पहले थोड़ा सा कन्वेक्स करके देखेंगे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। हम अगर देखा तो मजीद ब्लर हो रहा है हम कम कन्वेक्सिटी कर देंगे, और अगर देखा कन्वेक्स करके काम ठीक बन रहा है हम कहेंगे बस ठीक है कर लो कन्वेक्स। सही होगी बात। तो यानी कि ये अपने फोकस को आगे पीछे करके कन्वेक्सिटी बढ़ा घटा के चेक कर लेता है कि यार मुझे कन्वेक्सिटी बढ़ाने की जरूरत है घटाने की जरूरत है, और जो भी जरूरत होगी वो काम कर लेगा। तो ये हमारे पास 4 मैकेनिज्म जिससे हमें पता चलता है कि जैसे हम प्रॉपर तरीके से अकोमोडेशन कर पाते हैं। ठीक है, ऑलराइट जी। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ प्यूपिल डायमीटर। अभी तक हम देख रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स आइज में क्या क्या काम करती हैं। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन देख ली और सिम्पैथेटिक इनर्वेशन देख ली। इनकी मदद से हमने देख लिया कि अकोमोडेशन होती है, यानी करीब है या दूर है, इसको हम जज कर लेते हैं। नंबर 2, प्यूपिल डायमीटर को भी इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। आपको पता है जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेट होता है तो वो प्यूपिल को डायलेट करता है। तो ये जनाब वाली सिंपैथेटिक फाइबर जो होते हैं वो प्यूपिल को डायलेट करने के सिग्नल्स भेजते हैं, इसको हम कहते हैं मायोड्रेसेस। ठीक है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मायोसिस। ध्यान की बात। तो ये तो हमने देख लिया सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक की वजह से प्यूपिल डायलेट या कंस्ट्रिक्ट कर गया। उसके अलावा प्यूपिल की डायलेशन या कंस्ट्रिक्शन लाइट पे भी तो डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा लाइट होगी तो आपको पता है प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। अब ये जो लाइट के बढ़ने या घटने से प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन या डायलेशन होती है, इसको नाम देते हैं प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। ये किस तरह से काम करता है, बहुत सिंपल चीज़ है। देखो मिसाल के तौर पे अगर आइज में ज़्यादा लाइट आ रही हो तो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है ना। जब ज़्यादा लाइट आती है तो ज़्यादा सिग्नल्स जाते हैं प्री टेक्सुअल रीजन तक, और ये प्री टेक्सुअल रीजन स्टिमुलेट कर देता है एडिंगम वेस्पर न्यूक्लियस को। एडिंगम वेस्पर न्यूक्लियस जो कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है, इसका पहले क्या काम है, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करना। मायोसिस के थ्रू हमने पढ़ा हुआ है पैरासिम्पैथेटिक कंस्ट्रिक्ट करता है, तो यहाँ पे प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा लाइट के आने से प्यूपिल यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और अगर थोड़ी लाइट आएगी तो थोड़े सिग्नल जाएंगे, एडिंगम वेस्पर इनहिबिट हो जाएगा, यानी कंस्ट्रिक्शन इनहिबिट हो जाएगी, तो प्यूपिल जो है वो डायलेट कर देगा। ठीक है बात। तो इस मैकेनिज्म की वजह से हम बहुत हद तक लाइट की चेंजेस को अकोमोडेट कर सकते हैं। लाइट थोड़ी हो जाए ज़्यादा हो जाए, हमारी जो आंख है वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। अच्छी बात है। 30 टाइम्स भी अगर लाइट बढ़ जाए तो हम कहते हैं खैर है यार, हम अपनी आइज़ को एडजस्ट कर लेंगे, रेटिना को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। ठीक, कभी कभी जनाब ये प्यूपिलरी रिफ्लेक्स वगैरह ख़राब भी होते हैं। होता बेसिकली क्या है, ये CNS का कोई ना कोई रीजन ख़राब हो गया। मिसाल के तौर पर जो प्री टेक्टल रीजन है ये ख़राब हो गया। अब लाइट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, एडिंगम वेस्पर न्यूक्लियस को पता ही नहीं चल रहा। ये तो बड़े मसले वाली बात बन गई।
देखो आमतौर पे अगर देखें ना ओवरऑल क्या इफेक्ट होता था, तो ओवरऑल ज़्यादातर यहाँ पे एडिंगल वेस्पर न्यूक्लियस पे इनहिबिटरी इफेक्ट ही होता था। तो अब वो इनहिबिटरी इफेक्ट होना बंद हो जाएगा, एडिंगल वेस्पर न्यूक्लियस आज़ाद हो जाएगा, ये हमेशा सिग्नल भेजता रहेगा, ये हमेशा इसको कंस्ट्रिक्टेड रखेगा, तो प्यूपल बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो ये बड़े मसले वाली बात हो गई है यार, मुझे बड़ा प्रॉब्लम फील हुआ, ओहो ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर एक और बात कर रहे हैं यार, कई दफ़ा पता क्या होता है, अब देखो अगर किसी पेशेंट की आइज़ का प्रॉब्लम है, कोई उसको कोई ब्लाइंडनेस हो गई है, तो सीधी सी बात है उसकी अकोमोडेशन वाला काम भी नहीं होगा, क्योंकि उसका रेटिना सिग्नल तो नहीं भेज पा रहा ना। अगर किसी की आइज़ का प्रॉब्लम हो गया है, रेटिना सिग्नल तो नहीं भेज पा रहा, तो ना उसको कुछ नज़र आएगा, ना उसकी कोई ये प्यूपल डायलेट क्वेश्चन करेगा, कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई पेशेंट हो उसको नज़र नहीं आ रहा लेकिन प्यूपल डायलेट वगैरह कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इसके कुछ CNS में प्रॉब्लम है, आइज़ ठीक है, क्योंकि प्यूपल की डायलेशन वगैरह हो रही है, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, इसका मतलब है रेटिना ठीक है, सिग्नल्स जा रहे हैं। अलबत्ता अगर कोई ब्लाइंड हुआ तो इसका मतलब है CNS में मसला होगा, कोई बीमारी हुई है इसको, हो सकता है साइफिलिस हुआ इसको। तो इस तरह की बीमारियों का हमें पता चल जाता है अगर ये प्यूपल के रिलेशन कंस्ट्रक्शन सही हो और ब्लाइंडनेस हुई हुई हो। है ना की बात। आखिर में आते हैं हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो डिस्ट्रॉय होती हैं। आमतौर पर जो सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन है, यहाँ पर डिस्कस की थी हमने, सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक या चेन, वो आपके पास डिस्ट्रॉय होती है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक सिग्नल्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। अब सिंपैथेटिक सिग्नल्स ख़राब होंगे तो बहुत सारे जारी बातें मसले बनना शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से मसले बनेंगे? वही काम नहीं हो सकेंगे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे आपको याद होगा प्यूपल को डायलेट करवाता है। तो इसका मतलब है अगर हॉर्नर सिंड्रोम हुआ है तो प्यूपल डायलेट नहीं होगा। जिस साइड पे राइट साइड पे हॉर्नर सिंड्रोम है, लेफ्ट साइड पे जिस साइड पे हॉर्नर सिंड्रोम होगा वहाँ पे प्यूपल कंस्ट्रक्ट कर देगा। तो पहला मसला यही है, जिस साइड पे हॉर्नर सिंड्रोम होता है वहाँ का प्यूपल कंस्ट्रक्ट कर देता है। दूसरी बात, ये जो आपकी आईलिड्स ऊपर होती है ना, अपर आईलिड ऊपर होती है, जब आँख खोलते हैं घूरते हैं, ठीक है, तो इसमें भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो जाहिर बात है अगर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं सही काम कर रहा है, हॉर्नर सिंड्रोम हुआ है, तो आईलिड जो है प्रॉपर्ली ऊपर वाली खुल नहीं सकेगी। उसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, जहाँ हॉर्नर सिंड्रोम हुआ होगा वहाँ के ब्लड वेसल्स जो हैं वो वेजो डायलेट हो जाएंगी। उसके अलावा हॉर्नर सिंड्रोम स्वेट फॉर्म करने में रोल प्ले करता है, पसीना बनाने में रोल प्ले करता है। सॉरी, हॉर्नर सिंड्रोम कह रहा हूँ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्वेट फॉर्म करने में रोल प्ले करता है। तो अगर हॉर्नर सिंड्रोम हुआ है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं सही से काम कर रहा, तो जिस साइड का सही से काम नहीं करोगे वहाँ पे स्वेट की फॉर्मेशन सही से नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।